नमस्कार, इकोनॉमी टुडे में आप सभी का स्वागत। मैं हूं मुकुल शर्मा। इकोनॉमी टुडे में आपको बताते हैं क्या कुछ खास है कारोबार जगत में। आज खासतौर से हम बात करेंगे महिला सशक्तिकरण और बजट को लेकर किस तरह की योजनाएं इसमें आती हैं। लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं आज की टॉप लाइन्स पर। वित्त वर्ष 2025 में देश की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 7% के करीब रहने का अनुमान। वित्त मंत्रालय ने भारतीय अर्थव्यवस्था की समीक्षा रिपोर्ट में यह अनुमान लगाया है। सरकार ने कहा कि कोविड महामारी के बाद लगातार चौथा साल होगा जब देश की अर्थव्यवस्था 7% या इससे अधिक रफ्तार से बढ़ेगी। 6 फरवरी से 9 फरवरी 2024 तक गोवा में आयोजित होने वाले भारत ऊर्जा सप्ताह के दूसरे संस्करण की महत्वपूर्ण विशेषताओं के बारे में मीडिया को जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने कहा कि भारत ऊर्जा सप्ताह 2024 में विभिन्न देशों के 17 ऊर्जा मंत्रियों, 35,000 से अधिक उपस्थित लोगों और 900 से अधिक एग्जीबिटर्स के शामिल होने की उम्मीद है। दक्षिण कोरिया की इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी सैमसंग के इस साल भारत में नोएडा स्थित अपने कारखाने में लैपटॉप का विनिर्माण शुरू करने की योजना है। सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स के अध्यक्ष और मोबाइल एक्सपीरियंस कारोबार के प्रमुख टीएम रो ने भारत को अपना महत्वपूर्ण विनिर्माण आधार करार देते हुए बताया कि भारत में लैपटॉप के निर्माण की तैयारी जारी है। और कारोबार के दूसरे दिन आज शेयर बाजार की शुरुआत तेजी के साथ हुई है। सेंसेक्स और निफ्टी में बढ़त दर्ज की गई है। तो आज की टॉप लाइन्स आपने जानी, क्या कुछ खास कारोबार जगत में। लेकिन आइए इकोनॉमी टुडे में बात कर लेते हैं आज के फोकस की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को अंतरिम बजट पेश करने वाली हैं। इस बजट में विकसित भारत के साथ महिलाओं के सशक्तिकरण की झलक नजर आ सकती है। सरकार महिलाओं के नेतृत्व में विकास को बढ़ावा दे रही है और यही वजह है कि हर क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ रही है, जो कि आर्थिक विकास के लिए काफी महत्वपूर्ण है। हाल के वर्षों में बजट में शामिल योजनाओं के जरिए महिलाओं को सशक्त बनाकर न केवल समानता को बढ़ावा दिया जा रहा है, बल्कि आर्थिक विकास के लिए भी ये काफी महत्वपूर्ण है। हाल के वर्षों में जेंडर बजटिंग को भी समर्थन मिला है। वित्तीय वर्ष 2023 और 24 के लिए कुल व्यय का लगभग 5% भारत में महिलाओं को प्रभावित करने वाले मुद्दों के लिए आवंटित किया गया था। इससे महिला सशक्तिकरण से जुड़ी योजनाओं को बढ़ावा देने के लिए शुरू किए गए मिशन शक्ति को भी बढ़ावा मिल रहा है। महिला केंद्रित बजट जितना कारगर है उतना महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि अधिक से अधिक महिलाएं कार्यबल में शामिल हो रही हैं। पिछले बजटों में भी विशेष रूप से महिलाओं और युवा लड़कियों के लिए कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों की बात हो या फिर कृषि क्षेत्र में नमो ड्रोन दीदी जैसी योजनाएं आज महिलाओं को सशक्त करते हुए आत्मनिर्भर बना रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में लैंगिक समानता हासिल करने, जिसका अर्थ है श्रम बल में पुरुषों के समान महिलाओं की भागीदारी, संभावित रूप से भारत की GDP में अच्छा इजाफा कर सकती है। विश्व बैंक के अनुसार यदि 50% भारतीय महिलाएं कार्यबल में शामिल होती हैं, तो भारत अपनी वृद्धि दर 1.5% अंक बढ़ाकर 9% वार्षिक तक पहुंचा सकता है। आज हर क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी नजर आती है। महिलाओं के विविध दृष्टिकोण, कौशल और नवाचार से अधिक मजबूत और गतिशील अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिल रहा है, वो भी ऐसे समय में जब विकासात्मक बदलाव से भारत वैश्विक मंचों पर प्रगति कर रहा है और विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने को अग्रसर है। आगामी 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जब अंतरिम बजट पेश करेंगी, तो इसमें विकसित भारत की झलक के साथ ही देश को विकसित बनाने के लिए आत्मनिर्भर होती नारी शक्ति पर भी फोकस देखने को मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। तो जो फोकस है महिला सशक्तिकरण पे रह सकता है, इस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। कोविड ने हम लोगों को वर्क फ्रॉम होम एंड फ्लेक्सिबिलिटी दोनों सिखा दी। हैंडलिंग माय जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड अपना घर। एनपीएस भी इसी तरह फ्लेक्सिबल है। इन्वेस्टमेंट ऐप के थ्रू अपना अकाउंट इजीली ओपन किया और अब उसी ऐप के थ्रू अपना अकाउंट फुल्ली ऑपरेट कर रहा हूँ। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, किसी भी समय लॉग इन कर सकता हूँ और अपने इन्वेस्टमेंट की अमाउंट चेंज भी कर सकता हूँ। जितना पॉसिबल होता है उतना अपने इनकम से बचाता हूँ और अपने एनपीएस अकाउंट में इन्वेस्ट करता हूँ। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा,
उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। आज खास तौर से हम बात कर रहे हैं महिला सशक्तिकरण की और उसमें कैसे जो बजट है, इस बार के बजट में भी इसके जो असर है वो साफ तौर पे देखा जा सकेगा। इस पर चर्चा के लिए आइए रुक कर लेते हैं। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ी हैं। दक्षता दास जी हमारे साथ जुड़ी हैं, पूर्व अतिरिक्त सचिव वित्त मंत्रालय, और अदिति टंडन जी हैं, एसोसिएट एडिटर द ट्रिब्यून से। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत इकोनॉमी टुडे में। सबसे पहले खासतौर से आपसे हम जानना चाहेंगे दक्षता जी, किस तरीके से जो सरकार है वो महिलाओं के नेतृत्व में विकास को बढ़ावा दे रही है। इसकी जो बानगी हमने पिछले बजटों में भी देखी है और इस बार के बजट की अगर बात की जाए तो उसमें भी यही उम्मीद। जी हाँ, देखिए, सरकार एक जब बजट पेश करती है, एक जेंडर बजट स्टेटमेंट अपने बजट के डॉक्यूमेंट्स में डालती है, जिसमें कि एक सार निकलता है कि कौन कौन सी स्कीम्स हैं विभागों की और मंत्रालयों की, जो कि टारगेट करती हैं कि औरतों को सशक्त बनाए, उनके ऊपर किस तरीके से पैसा खर्च हो जी। ताकि उनको बढ़ोतरी मिले। तो जैसे आपने अभी बताया इसमें कि पिछले वर्ष इसमें लगभग 5% बजट दिखाया गया था। इस बारी मैं तो पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हूँ, जिस तरीके से माननीय वित्त मंत्री ने अभी हाल में कहा है कि हम औरतों को एक लक्षित समूह कर बनाएंगे। जी। तो मुझे लगता है कि इसमें और ज्यादा राशि जाएगी, जिससे कि आप देखेंगे कि एक सशक्तिकरण औरतों की तरफ होगा। जी बिल्कुल। साथ ही अदिति जी आपसे भी समझना चाहेंगे, आप किस तरीके से देखती हैं, आईएमएफ की बात की जाए, वर्ल्ड बैंक की बात की जाए, अनुमान यही कि अगर वहाँ भी समानता हमें नज़र आती है, जब हम श्रम की बात कर रहे हैं, वर्क प्लेस की जब हम बात करते हैं, अगर वहाँ भी महिलाओं की उतनी ही भागीदारी है तो काफ़ी अच्छा खासा इजाफा हमारी जीडीपी में हो सकता है और अभी तक जो जिस तरीके का हम अनुमान जता रहे हैं उससे कहीं आगे निकल सकते हैं। जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। प्रधानमंत्री का जो विजन है और जो उन्होंने बार बार कहा है वो यही है कि विमेन डेवलपमेंट से विमेन लेड डेवलपमेंट की तरफ। अब विमेन लेड डेवलपमेंट की तरफ जाने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जितने भी आप मिशंस और जितने इकोनॉमिक इनिशिएटिव्स लॉन्च करें, उनमें जेंडर इक्वालिटी आपका कोर मैसेजिंग होना चाहिए। जैसे कि हमने देखा है, स्टार्टअप इंडिया देख लीजिए, जो डिजिटल स्किलिंग का मिशन है गवर्नमेंट का, वो देख लीजिए, प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान देख लीजिए, या बहुत सारी जो रिसेंट इनिशिएटिव्स हैं, जैसे कि रियल एस्टेट खरीदने पर महिलाओं के नाम पर अगर घर लिया जाए तो रजिस्ट्रेशन फी का कम करना, ये सरकार ने पहल की। उसके बाद बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट ने भी ये पहल की। अभी रिपब्लिक डे होके हटा है, हमने नारी शक्ति का बहुत ही प्रचंड वहां प्रदर्शन देखा कर्तव्य पथ पे। जी। तो जो भी हम देख रहे हैं विजन इस सरकार की, वो यही है कि 4 जो कास्ट ग्रुप्स जो प्रधानमंत्री ने बार बार जिनका जिक्र अपनी स्पीचेस में किया है, उनमें महिलाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं। बाकी तो हमें पता ही है कि गरीब हैं, किसान हैं और यूथ हैं। तो मुझे लगता है ये जो कोर ग्रुप्स जिनका जिक्र बार बार प्रधानमंत्री ने किया है, उनको प्रायोरिटाइज किया जाएगा। उसमें भी महिलाओं को ओवर प्रायोरिटाइज किया जाएगा, क्योंकि जैसा कि आपने कहा कि महिलाओं को सशक्तिकरण करने से न सिर्फ परिवार बल्कि देश का सशक्तिकरण होता है। और यही मंशा इस आने वाले इंटरिम बजट की रहने वाली है। वित्त मंत्री ने भी इस बात को क्लियर किया है। जी बिल्कुल। और दक्षता जी, क्योंकि जब विकसित भारत की हम बात कर रहे हैं, उसकी तरफ आगे जब हम बढ़ रहे हैं, तो अभी यहाँ ने जिक्र किया कि किस तरीके से जो किसानों के नज़रिए की बात की जाए, हमने देखा कि पिछले साल महिला किसान जो हैं, करीब 3 करोड़ ऐसी महिला किसान लाभार्थी हैं जिन्हें पीएम किसान योजना का लाभ मिला। इसके साथ साथ जो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की बात की जाए, करीब 267 करोड़ रुपये का इजाफा उनके बजट में भी किया गया था। और इस बार भी हम कह सकते हैं कि जो इजाफा है शायद ज़्यादा होगा और उसका ज़्यादा असर जो है वो भी अब हमें दिखता हुआ नजर आएगा। जी देखिए, गत वर्षों में और पिछले 10 साल में अगर आप देखें तो महिलाओं का फाइनेंशियल इंक्लूजन में बहुत जबरदस्त एक प्रयास रहा है। जैसे जनधन अकाउंट खुले हैं और आप देख सकते हैं कि लगभग 50% जो है वो औरतों के नाम चल रहे हैं। कई स्कीमें आई हैं तो जिसमें कि औरतों की, जैसे आपका महिला सम्मान पत्र है और लड़कियों की पढ़ाई के लिए काफी आपने स्कीमें चलाई हैं। तो 2 चीजों की आप इसको 2 तरफ से देखें। एक तो जो बजट में दर्शाया जाता है जिसमें कि हम खर्चा कर रहे हैं, पब्लिक फाइनेंस जिसे कहते हैं, और दूसरा ये होता है ऐसी स्कीम्स जिसमें कि
हम एक बिना खर्चा किए हुए बढ़ोतरी देते हैं। जी स्टैंड अप इंडिया उसमें एक बहुत ही मूल रूप से एक स्कीम है जिसमें कि हम एक कोलैटरल फ्री लोन देते हैं महिलाओं को। जी तो ये जितने प्रयास हैं, मेरा मानना ये है कि आज की तारीख में एक तरीके से ये पूर्ण रूप से इनकी जड़ अब मजबूत हो गई है। जी और आपने जो जिक्र किया है कि ग्रामीण क्षेत्र में जो हमने राशि दी है वो बढ़ेगी, वो एक एक ही पहलू है। मेन चीज ये है कि हमने एक जागरूकता फैला दी है, और खासतौर से ये ग्रामीण इंडिया में काफी फैली है। और इसमें जो जनधन का स्कीम है उससे बहुत बहुत ज्यादा जागरूकता आई है। जी तो इस तरीके से हम देखें तो जो अदिति जी ने कहा था कि व्यवसाय में औरतों के जुड़ने का समय अब बिल्कुल ही सुदृढ़ हो गया है। जी तो चाहे जो भी स्कीम हो, पर जो 10 साल की इनिशिएटिव है वो अब अपना रोल निभा गए हैं। जी आगे अब हमको इनकी ट्रेनिंग करनी है और इनको व्यवसाय के लिए और अपॉर्चुनिटीज देनी है। जी बिल्कुल। और अदिति जी, लगातार हम देख भी पा रहे हैं जो सरकार है अवसर दे रही है, फिर चाहे वुमेन एंटरप्रेन्योर्स की हम बात करें या कृषि क्षेत्र में जो ड्रोन दीदियों की अगर बात की जाए, तो हर जगह कोशिश यही है कि कैसे और कहां पर जो कौशल है उसको निखारा जा सकता है। बिल्कुल, ये फोकस सरकार का बहुत क्लियर रहा है। इनफैक्ट 2014 से ही वुमेन लेड डेवलपमेंट पे फोकस है, लेकिन पिछले कुछ दिनों में बहुत ही, जिसको कहते हैं, शार्प फोकस है। जी एक तो बहुत महत्वपूर्ण बात जो बजट में निर्मला जी को देखनी होगी, और शायद वो देखेंगे भी, हमने अभी पीछे एक्सपेरिमेंट देखा कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जहां तक हम बात करते हैं, हालांकि प्रधानमंत्री मातृत्व योजना में जो प्रेग्नेंट महिलाएं होती हैं उनके लिए एक स्कीम सरकार की ऑलरेडी है, जी जिसके तहत डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जाता है लैक्टेटिंग और प्रेग्नेंट मदर्स की न्यूट्रिशन को देखने के लिए। जी लेकिन मध्य प्रदेश में पहली बार ये एक्सपेरिमेंट किया गया कि क्या डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर करने से महिलाओं का सशक्तिकरण होगा। वहां की जो बहुत फेमस लाडली योजना थी, मुझे ऐसा लगता है कि किसी न किसी स्तर पर सरकार डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, जो लाडली बहना स्कीम है, जो महिलाओं के अकाउंट में सीधा पैसे देने की बात थी मध्य प्रदेश में, किसी न किसी फॉर्म पे नेशनल स्तर पे आप उसका कोई रूप शायद देखें। और दूसरा, जी ये इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि भारत ने अब अपने लिए टारगेट सेट किया है कि हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने जा रहे हैं। बार बार सब मंत्रियों ने कहा है, पीयूष गोयल जी के बार बार स्टेटमेंट्स आते हैं कि हम 2025 तक ही शायद 3 ट्रिलियन इकोनॉमी का लक्ष्य हासिल कर लें। लेकिन वो करने के जी लिए महत्वपूर्ण है कि कोलैबोरेशन हो हर सेक्टर में, और कोलैबोरेशन में महिलाओं का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि महिलाएं सिर्फ कंज्यूमर्स नहीं हैं, जी महिला प्रोड्यूसर्स भी हैं, आउटपुट जनरेटर्स भी हैं। जैसा आपने अभी बहुत खूबसूरती से बयान किया कि किसानी में महिलाओं का कितना बड़ा रोल है। ड्रोन जी दीदीज, अब महिलाएं हर, जितने भी हमारे अपने आर्म्ड फोर्सेस के पहले बंद रहते थे, अब महिलाओं को बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्बैट रोल्स भी दिए जा रहे हैं। जी तो हर सेक्टर में सरकार महिलाओं को आगे लाके यही मैसेजिंग कर रही है कि एक राइजिंग इंडिया में, एक इकोनॉमिक सुपर पावर इंडिया में, जो थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी होने जा रहा है बहुत शॉर्टली, बहुत सारी संस्थाओं ने प्रिडिक्शन की है, उसमें महिलाओं की भागीदारी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि 50% से ज्यादा महिलाएं हैं हमारे देश में। जी बिल्कुल। और दक्षता जी, आप भी इस बात से सहमत होंगी कि जिस तरीके से जब कुल आबादी में हम महिलाओं की आबादी देखते हैं, उस लिहाज से कार्यबल में यानी वर्क प्लेस पर अगर उनका योगदान बढ़ता है, उनकी भागीदारी बढ़ती है, तो उसका असर जो है सीधे तौर पे हमें नजर आएगा। और कहीं ना कहीं क्या आवश्यकता ये है कि उनको भी संगठित किया जाए। अभी भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से ना जाने कितने ही महिलाएं जो लगातार कार्य कर रही हैं, लेकिन एक संगठित क्षेत्र जो है वो अभी तक नहीं मिल पाया। अब आपने बिल्कुल सही बात कही, बल्कि यही एक मुकुल जी, एक बहुत बड़ी कमजोरी थी भारत में कि औरतें बिल्कुल एक साइलेंट वर्कफोर्स थी, और कुछ एक मतलब बड़ा स्ट्रॉन्ग शब्द है, लेकिन पेट्रियार्की का थोड़ा सा जोर चल रहा था, जिसके कारण ये सामने नहीं आ रही थी। और इनका योगदान जो था वो उसको माना भी नहीं जा रहा था हमारे विकास में। परंतु अब हम अगर देखें तो बहुत ही कुछ बदलाव आ गया है, और मेरे हिसाब से अब वक्त आ गया है कि जो 50% महिलाएं हैं
अगर इनका लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन बढ़ता जाएगा, जो हमारा 7 ट्रिलियन का लक्ष्य है, जो कि चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ने कल ही कहा है, वो बहुत ही संभव है। जी बिल्कुल, वो कोशिश यही है, क्योंकि फिलहाल भले ही हम वही 5वें पायदान पर हों, लेकिन जल्द ही विश्व की तीसरी सबसे बड़ी जो अर्थव्यवस्था है वो बन सके। और अदिति जी, उसमें जब महिलाओं के योगदान की जब हम बात कर रहे हैं, क्योंकि जैसे जैसे आपने कहा कि हर एक क्षेत्र में जब योगदान बढ़ता जाएगा तो कहीं ना कहीं वैश्विक पटल पर भी वो भूमिका जो है, वो स्थिति जो है महिलाओं की नजर आएगी। बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने कही। देखिए, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन का जो इशू है, स्पेशली अनऑर्गेनाइज सेक्टर, अगर हमारा कोई चैलेंज है, सरकार का कोई चैलेंज है, तो वो ये है कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो महिलाएं हैं उनका लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन हम कैसे बढ़ाएं। मतलब उसको बढ़ाना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारी महिलाएं हम जानते हैं कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में वर्कर्स हैं। तो वो एक इंडिकेटर है, उसको कैसे एड्रेस करेंगे। मुद्रा योजना जो सरकार की थी उसमें काफी हद तक रिड्रेसल का कोशिश किया गया है, और 50% से ज्यादा लोन्स जिन्होंने लिए हैं वो भी महिलाएं हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है कि स्टार्टअप का जो मिशन इंडिया का है उसमें अभी बहुत सारे ऐसे यूनिकॉर्न्स हैं जिसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में महिला हैं ही हैं। पहले ऐसा नहीं होता था, मतलब जितने भी स्टेम डिसिप्लिन्स होते थे, जैसे कि साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग को मान लीजिए, वहां पर तो महिलाएं एनरोलमेंट ही नहीं करती थी। हम कितने साल खबरें लिखते रहे, लेकिन अब देखिए कितना एक महत्वपूर्ण ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है कि चंद्रयान 3 के लॉन्च के पीछे कितनी महिलाएं थी। भारत का जो इंडिजिनस कोविड वैक्सीन था उसकी डेवलपमेंट के पीछे कितनी महिलाएं थी। मतलब ICMR के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी की हेड जो थी प्रिया इब्राहिम थी उस टाइम। आपकी वायरल रिसर्च की जो हेड थी वो उस टाइम प्रज्ञा यादव थी NIV की। और यहाँ दिल्ली में ICMR में निवेदिता गुप्ता थी। तो मतलब कहने का कि महिलाओं को जब आप थोड़ा सा भी हैंड होल्ड करो तो वो कैटलिस्ट का रोल परफॉर्म करती हैं। खाली ये नहीं कि वो कुछ आउटपुट बढ़ा रही हैं, वो आउटपुट को बहुत प्रोपोर्शन में मोमेंटम देती हैं। जी बिल्कुल, तो ये वजह है और ये इकोनॉमिक लॉजिक है महिलाओं में इन्वेस्ट करने का। जी, और देखिए हमारे कार्यक्रम में भी आप दोनों भी जुड़े हैं, और साथ ही इस कार्यक्रम की जो टीम है उसमें भी महिलाएं जो हैं शामिल है। हर क्षेत्र में जो भागीदारी है वो हम देख सकते हैं। लेकिन दक्षता जी, खासतौर से क्योंकि एक अलग दृष्टिकोण जो है, उसके साथ साथ कौशल और नवाचार यानी इनोवेशन की जब हम बात करते हैं, तो ये 3 ऐसे प्रमुख कारक हम मान सकते हैं जो कि हमारी अर्थव्यवस्था को और गति दे सकते हैं महिलाओं के योगदान से। बिल्कुल, निस्संदेह। देखिए, अभी तो हमारा जो महिला वर्ग है और जो महिला वर्कफोर्स है वो एक अनटैप्ड पोटेंशियल है, और वो कहाँ ले जाएगा हमको और किस तरीके से कार्यकुशलता को बढ़ावा देगा, वो तो हमको अभी देखना है। एक बिल्कुल ही आगे, एक बिल्कुल ही जैसे कह सकते हैं बड़ा गोल्डन फ्यूचर है इस नजरिए से। परंतु एक चीज जो कि हमें ध्यान में रखना पड़ेगा कि अगर महिलाओं को हमें बढ़ोतरी देनी है तो एक तरीके से हमको एक उनको इकोसिस्टम देना है जिससे वो घर भी चला सके और अपने परिवार की परवरिश भी कर सके। मतलब दोनों के लिए अप्लाई करता है, लेकिन परिवारों की परवरिश के लिए जैसे कि साधन होने चाहिए, अपने वर्कफोर्स के लिए आने जाने के लिए क्रैश होने चाहिए। इस तरीके की हमें सुविधाएं पर ज्यादा फोकस करना पड़ेगा आने वाले दिनों में। जी बिल्कुल, उससे हमें ज्यादा हमको लाभ मिल पाएगा। जी बिल्कुल, तो यारी ये जो एक बड़ा बदलाव इस नए भारत में देख रहे हैं, उसमें जो महिलाओं का योगदान है वो भी अब हमें नज़र आने लगा। और इस बार के जो अंतरिम बजट होगा उसमें भी उम्मीद यही है कि महिला सशक्तिकरण को लेकर कुछ और भी जो नया है वो वित्त मंत्री के पिटारे में नज़र आ सकेगा। फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो जाना आपने किस तरीके से जो महिला सशक्तिकरण की जब हम बात कर रहे हैं उसका अहम योगदान और उसके लिए अलग अलग योजनाएं जो हैं उनका क्रियान्वयन बेहतर तरीके से हो रहा है और उसका असर अब नज़र आने लगा है। आपको बता दें 6 फरवरी से 9 फरवरी 2024 तक गोवा में आयोजित होने वाले भारत ऊर्जा सप्ताह के दूसरे संस्करण की महत्वपूर्ण विशेषताओं के बारे में मीडिया को जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि भारत ऊर्जा सप्ताह 2024 में विभिन्न देशों के 17 ऊर्जा मंत्रियों, 35,000 से अधिक उपस्थित लोगों और 900 से अधिक एग्जीबिटर्स के शामिल होने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि इस बार कनाडा, जर्मनी, नीदरलैंड, रूस, UK और USA जैसे देशों के लिए खास 6 पवेलियंस होंगे। ऊर्जा क्षेत्र में भारतीय MSME के नवीन समाधानों को दिखाने के लिए
विशेष मेक इन इंडिया पवेलियन बनाया गया है, जहां उन्हें कहा कि आज देश की जीडीपी 4 ट्रिलियन से अधिक है और वित्त वर्ष 2025 के अंत तक हमें 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बन जाना चाहिए। तो ये कई महत्वपूर्ण बातें उन्होंने इस दौरान कही हैं। उन्होंने कहा कि बढ़ती अर्थव्यवस्था अधिक ऊर्जा की खपत करती है और उस ऊर्जा में टिकाऊ ऊर्जा की ओर भी बदलाव देखा जा रहा है। और आइए अब नजर डालते हैं कारोबार जगत से जुड़ी कुछ और अहम खबरों पर फटाफट अंदाज में। वित्त वर्ष 2025 में देश की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 7% के करीब रहने का अनुमान है। वित्त मंत्रालय ने भारतीय अर्थव्यवस्था की समीक्षा रिपोर्ट में यह अनुमान लगाया है। सरकार ने कहा है कि कोविड महामारी के बाद लगातार चौथा साल होगा जब देश की अर्थव्यवस्था 7% या इससे अधिक रफ्तार से बढ़ेगी। दिसंबर 2023 तक इस वित्तीय वर्ष के पहले 9 महीनों में भारतीय रेलवे ने लगभग 75% पूंजीगत व्यय का उपयोग देखा है। दिसंबर 2023 तक करीब 2 लाख करोड़ रुपए का पूंजीगत व्यय हुआ है, जो अब तक का उच्चतम है। इस वित्तीय वर्ष के दौरान रेलवे के कुल पूंजीगत व्यय का 75% यानी 2.62 लाख करोड़ रुपए का उपयोग हुआ है। दिसंबर 2022 में इसी अवधि के दौरान भारतीय रेलवे ने करीब 1.46 लाख करोड़ रुपए का पूंजीगत व्यय देखा था। विभिन्न कारोबार क्षेत्रों में काम करने वाली कंपनी आईटीसी लिमिटेड का चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही का एकीकृत शुद्ध लाभ 6.6% बढ़कर 5,335.23 करोड़ रुपए रहा, जो पहले पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही 5,006.65 करोड़ रुपए था। आईटीसी लिमिटेड ने शेयर बाजार को दी जानकारी में बताया कि उत्पाद बिक्री से उसकी सकल आमदनी इस तिमाही में 2.3% बढ़कर 19,337.84 करोड़ रुपए हो गई है। नकदी संकट का सामना कर रही बायजूस की मूल कंपनी थिंक एंड लर्न प्राइवेट लिमिटेड ने घोषणा की है कि उसे अपनी सभी इक्विटी शेयरधारकों से राइट्स निर्गम के जरिए $20 करोड़ जुटाने को मंजूरी दे दी है। दक्षिण कोरिया की इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी सैमसंग की इस साल भारत में नोएडा स्थित अपने कारखाने में लैपटॉप का विनिर्माण शुरू करने की योजना है। सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स के अध्यक्ष और मोबाइल एक्सपीरियंस कारोबार के प्रमुख टीएम रो ने भारत को अपना महत्वपूर्ण विनिर्माण आधार करार देते हुए पत्रकारों से कहा कि भारत में लैपटॉप के विनिर्माण की तैयारी की जा रही है। विमानन कंपनी स्पाइसजेट इस महीने 900 करोड़ रुपए से ज्यादा की फंडिंग के साथ अपने बेड़े को अपग्रेड करने और लागत में कटौती के उपायों पर ध्यान केंद्रित करेगी। इस खबर के सामने आने के बाद स्पाइसजेट के शेयरों में भी उछाल देखा गया। सार्वजनिक क्षेत्र की बिजली कंपनी एनटीपीसी लिमिटेड का एकीकृत शुद्ध लाभ चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में लगभग 7% बढ़कर 5,208.87 करोड़ रुपए हो गया। कंपनी का वित्त वर्ष की समान तिमाही में एकीकृत शुद्ध लाभ 4,854.36 करोड़ रुपए रहा था। तो जाना आपने क्या कुछ खास रहा है, और चलते चलते आपको बताते हैं शेयर मार्केट की अगर बात की जाए। जैसा हमने आपको बताया, तेज़ी के साथ आज जो मार्केट खुला है और आप देख सकते हैं 72,000 अंक पर ये पहुंचा। 58 अंकों की फिलहाल जो तेज़ी है वो इसमें देखी गई। साथ ही अगर निफ्टी की बात की जाए तो आप देख सकते हैं 54 अंकों की तेज़ी यहाँ भी नज़र आई है। 21,792 पर ये आज खुला, उसके बाद कारोबार करता नज़र आया। और फिलहाल अगर बात की जाए बाजार की तो एक बढ़त ज़रूर देखी। आज के टॉप गेनर्स कौन से रहे वो आप देख सकते हैं। डॉक्टर रेड्डी, हिंडाल्को, विप्रो, टाटा मोटर्स और टीसीएस, जहां हरे निशान के साथ जो कारोबार है वो होता नजर आया है। साथ ही गेनर्स के बाद बात टॉप लॉसर्स की। आप देख सकते हैं बजाज फाइनेंस, एनटीपीसी, बजाज फाइनेंस सर्विसेज, आईटीसी, पावर ग्रिड, जहां पे लाल निशान के साथ कारोबार हुआ, यानी आज यहां गिरावट जो है इन शेयर्स में देखी गई। तो आज के लिए इकोनॉमी टुडे में बस इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।